आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एस जयशंकर की किताब वाई भारत मैटर्स। देखिए, पहली बात तो अब मैंने पेड प्रमोशन करने बंद कर दिए हैं, बहुत टाइम हो गया। ठीक है, थोड़े बहुत कर दिया तो कर दिया, वो भी वो जो एजुकेशन से रिलेटेड हो। किताब मैं पढ़ता रहता हूँ। अभी अगली किताब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं पढ़ने वाला हूँ। कहाँ चली गई यार, रुको ज़रा। ठीक है, ये किताब एस.के. सरीन की ओन योर बॉडी। तो लाइब्रेरी है मेरी छोटी सी। ठीक है, तो मेरा ये टारगेट रहता है कि कम से कम मैं हफ्ते में एक किताब तो ख़त्म करूँ ही करूँ। तो ये किताब मैंने पढ़ ली थी। वैसे इसका जो चैप्टर है, एक चैप्टर बहुत शानदार है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। एस जयशंकर, देखिए ये वाई भारत मैटर्स, ये कब शायद 5-6 महीने पहले इन्होंने रिलीज़ की थी। पढ़ तो मैंने 2 महीने पहले ही ली थी, क्योंकि जब रिलीज़ हुई थी तुरंत 2 हफ्ते बाद खरीद ली। मुझे ये किताब अच्छी लगी, बहुत अच्छी तो नहीं, क्योंकि भगवान की दया से थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स मेरा भी अच्छा है, तो जो चीज़ें हैं वो पता ही थी मुझे, लेकिन जो इन्होंने विजन दिखाया है, जो एस जयशंकर ने बताया है, वो कमाल का है। और ये जो चैप्टर 8 है, ठीक है, डीलिंग विद चाइना, आमतौर पर मेरी किताबों में बहुत सारे अंडरलाइंस, काफ़ी कुछ अगर आप मेरी किताबों को देखेंगे आप बोलेंगे ये क्या बना दिया है, आपने किताब के अंदर एक किताब बना दी है। लेकिन यहाँ पे एस जयशंकर ने काफ़ी कुछ बताया है, तो हम उसको देखते हैं कि आखिरकार हम चीन से कैसे डील करें। एक और चैप्टर है, मैं सोच रहा था वो भी कवर करूंगा, क्वाड मुझे काफ़ी पसंद आया चैप्टर। ठीक है ना, तो वो भी मैं कल परसों में सोच रहा हूँ कवर कर दूँ। लॉन्ग लेक्चर शुरू हो गए दोस्तों। बहुत बोलते थे सर सिद्धांत सर, पुराने सिद्धांत सर कब वापस आएंगे, तो भैया आ गए हैं पुराने सिद्धांत सर वापस। अभी मैंने हिटलर की किताब का रिव्यू किया, हिटलर की बायोग्राफी, तो देखिए 1.5 घंटे का लेक्चर है वो, पूरा वर्ल्ड वॉर 2 मतलब 1889 से लेकर 1945। तो जो आप बोलेंगे वो लेक्चर मैं बनाऊंगा, जिस किताब का रिव्यू बोलेंगे वो मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल तो हमारा शानदार कोर्स 10,000 MCQ का लाइव है। जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो आपका निकलेगा, और ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुके हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सारे एग्जाम मतलब 1 डे एग्जाम्स के लिए तो हमारा मतलब 1 स्टॉप सोल्यूशन है। तो या तो ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें, दोनों ही जगह कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो आखिरकार चीन से हम कैसे डील करें, ये जो चैप्टर है 133 से लेकर 157 तक, पेज नंबर 24 पेज का चैप्टर हमको बहुत चीजें बताता है। एस जयशंकर 2 चीजों पे यहां पे अगर हम समराइज करें, वो 2 चीजें बताते हैं। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, और दूसरा आत्मनिर्भर भारत। अब पूरी किताब में आपको महाभारत और रामायण के इंसिडेंट्स बहुत सारे मिलेंगे। इसमें भी, इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी रामायण के इंसिडेंट, जैसे रावण का इंसिडेंट और दशरथ का इंसिडेंट, जो उन्होंने 2 वरदान दिए थे कैकेयी को, उससे ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे हम आज के ज़माने में वो इंसिडेंट्स, रामायण और महाभारत कितनी इंपॉर्टेंट है। डिप्लोमेसी की नंबर 1 किताब अगर आपको पढ़नी है वो रामायण और महाभारत। मुझे हेनरी किसिंगर की किताब बहुत अच्छी लगी थी, द डिप्लोमैट, बहुत शानदार उन्होंने किताब लिखी है। गुरु, जो भी आप उनसे नफरत करें लेकिन उनकी किताब जरूर पढ़िए अगर आपको। तो बात इतनी सी है कि आखिरकार चाइना को कैसे डील करें। तो चैप्टर शुरू होता है जवाहरलाल नेहरू और पटेल से। देखिए, नेहरू अलग हैं, पटेल अलग हैं। मैं इसमें देखिए किताब में जो पॉइंट्स है वो तो बताऊंगा, अपना भी ज्ञान आपको दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाए। जवाहरलाल नेहरू, देखिए एक हमने क्या किया ना कि हमने रोमांटिसाइज किया है चाइना से जो हमारा रिलेशन है ना। अब शुरुआत में क्या हुआ कि 1947 भारत आजाद हुआ, और 1949 बधाई हो चीन हुआ है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन कम्युनिस्ट चाइना में आ गए। माओ जेडोंग ने बीजिंग से लाल झंडा लहरा दिया। उसके बाद भारत भी सोशलिस्ट, और सोशलिस्ट का भाई है कम्युनिस्ट। कम्युनिज्म सोशलिज्म से ही निकला है। और उस समय भारत में भी बहुत भाई जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, या बहुत सारे ऐसे जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के थे। देखिए आइडियोलॉजी कोई गलत नहीं, एक्सट्रीम होना बहुत गलत है, चाहे राइट हो चाहे लेफ्ट हो, वो सरकार में भी थे। तो बहुत सारे लोग, अच्छा एस जयशंकर बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि जो उस समय चाइना को एडवोकेट कर रहे थे, आयरनी ये है कि आज वही बोल रहे हैं कि चाइना से रिश्ते जो है वो खराब हो गए हैं और हमको चीजें बेहतर करनी है, बल्कि इन्हीं की वजह से पहले चीजें जो है वो खराब हुई थी। एनीवे, तो यहां पे जवाहरलाल नेहरू आते हैं और उनको लगता है कि चाइना बहुत बढ़िया देश है, हमारा भाई है, चिंडिया। यहां पे किताब में 7-8 बार जब भी चाइना का वर्ड आया है तो ये वर्ड यूज किया है एस जयशंकर ने। तो यहां पे भारत और चाइना बहुत मस्त
साथ में चलेंगे। 1954 में पंचशील एग्रीमेंट साइन होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल तो जिंदा ज्यादा, मतलब आपको पता ही कि उनका देहांत हो गया था 1950। अब जब भारत आजाद हुआ और फिर तिब्बत पे चाइना का कब्जा हुआ, हमारी जो बाउंड्री है वो यहां पे लगने लगी। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो ही वॉज नॉट सस्पिशियस, बट अलग अलग थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह बोल दिया था कि गड़बड़ है गुरु। सरदार वल्लभ भाई पटेल सस्पिशियस थे और उनको पता था कि चाइना कभी ना कभी धोखा देगा ही देगा। लेकिन जवाहरलाल नेहरू कहीं ना कहीं बोल रहे थे, देखिए जवाहरलाल नेहरू में भी दिमाग में ये बात थी। और इसमें दोस्तों यूनाइटेड नेशन की सीट, जैसे हमने चाइना की हर एक चीज को रिस्पेक्ट किया, चाइना ने डिसरिगार्ड किया हर एक चीज का, और अभी तक वो कर रहा है। ये भी जयशंकर बताते हैं कि वी हैव रिस्पेक्टेड ईच एंड एवरीथिंग। जो फ्रेमवर्क था उनके हिसाब से था। आप एक बात बताइए कि हम तिब्बत कब्जा हुआ, हमारी बाउंड्री चाइना से लगने लगी, हमने कुछ कहा? नहीं कहा। हमने इंसानियत के तौर पे दलाई लामा को शरण दी। अब उसका नतीजा क्या हुआ? चाइना भड़क गया। फॉरवर्ड पॉलिसी हम क्यों ना अपनाएं? जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बनाओ कैंप, चाइना भड़क गया। आप एक बात बताइए, तो वही बता रहे कि हमने तो हर एक चीज की रिस्पेक्ट की है, लेकिन चाइना इसका डिसरिगार्ड कर रहा है और करता रहेगा। इसके लिए भारत को बहुत तगड़ा बनाना पड़ेगा। मल्टीपोलर वर्ल्ड ठीक है, लेकिन पहले मल्टीपोलर एशिया पे तो ध्यान दो। और हमको यह समझना पड़ेगा एशिया में भी सिर्फ चाइना नहीं है, मल्टीपोलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना है, चेंज होना पड़ेगा, राइट? तो यह दिक्कत की बात थी यूनाइटेड नेशन में, जहां पे जवाहरलाल नेहरू ने ज्यादा एडवोकेट नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि पहले यह सीट हमको ऑफर की गई थी। अब इसके हालांकि जवाहरलाल नेहरू ने इसमें यह बोला था स्पीच में कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, भारत को कोई भी यूनाइटेड नेशन की सीट ऑफर नहीं की गई। ठीक है, ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं है। मुझे लगता है शायद ऐसा हुआ होगा, लेकिन कभी बातों बातों में नहीं हो जाता है कि जब आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं और बोल देते हैं कि अरे यार तुमको वो दे देंगे, तो आप बोलते हैं नहीं नहीं अभी नहीं। तो चाइना, लेकिन हाँ ये बात सही है कि हम चाइना को एडवोकेट कर रहे थे कि कोई बात नहीं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाइना को ही हो सकता है आप दे दीजिए तो ये सारी चीजें रही। लेकिन चाइना ने हमको धोखा दिया। हमारे रिलेशंस 1955 से 1955 के बाद से खराब होने लगे। यानी कि कहीं ना कहीं सही थे, बिल्कुल सही थे। यहां पे अगर आप जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल की बात करें तो ही वॉज एब्सोल्युटली राइट, है कि नहीं भाई? सरदार पटेल ने अपनी दूरदर्शिता से, ये तो कहिए अरुणाचल प्रदेश में सरदार पटेल ने अपने लोगों को लगा दिया। दौलत राम और वो कौन, उनका फिर मैं नाम भूल गया, ब्रिगेडियर नाम भूल गया, बहुत शानदार थे, बहुत जबरदस्त नाम, मैंने अभी वो लेक्चर किया है, आप देखिएगा वो। वरना तो अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बोलता है चाइना। ये तो कहिए जब पटेल ने पहले ही वहां पे पोस्ट बना दी थी, वरना प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि सरदार पटेल ने पहले ही भांप लिया था। और अगर सरदार पटेल जिंदा होते तो 1962 का रुख कुछ और ही होता है। 1962 तक भारत की मिलिट्री बहुत स्ट्रांग हो गई होती, बट ऐसा नहीं हुआ। एनीवे, ठीक है, तो ये हिसाब किताब रहा। तो जवाहरलाल नेहरू को यह लगता था कि चाइना कभी ऐसा करेगा नहीं, लेकिन 1955 के बाद चाइना ने ऐसा किया। भाई ज़ोउ एनलाई जब भारत आए, जवाहरलाल नेहरू ने बोला मोरारजी देसाई से मिलिए। अब मोरारजी देसाई से जब मिले, ज़ोउ एनलाई भड़क गए कि अरे हम प्रधानमंत्री चाइना के, आप हम खुद नहीं मिल रहे। हालांकि जवाहरलाल नेहरू ये बताना चाहते थे कि देखिए हम सबके साथ चल रहे हैं, तो हमको सब सारे नेताओं की सहमति लेनी पड़ती है। तो ज़ोउ एनलाई ने बड़ा फेमस प्रसंग है कि मोरारजी देसाई से बोला कि ये क्या बदतमीजी है, हमारे पुतले जलाए जा रहे हैं, माओ ज़ेडोंग के पुतले जलाए जा रहे हैं। तो बोले मोरारजी देसाई वेलकम टू इंडिया, हम मेरे भी पुतले जलाए जाते हैं। ये ऐसा ही देश है, यहाँ पे अगर कोई पुतले जलाता है तो हम उनको जान से नहीं मारते हैं, ये डेमोक्रेसी है ना। ज़ोउ एनलाई भड़क गए, लेकिन रोड बना ली उधर। इधर जब तिब्बत पे आक्रमण किया, ऐसी की तैसी कर दी तिब्बत, तो दलाई लामा भागे, भारत ने शरण दे दी, दिमाग खराब हो गया। और 1962 का वॉर हमको देखने को मिलता है। तो जो नेहरूवियन अप्रोच है वो अलग था, वो बहुत सारी चीजों की बात करता है, वो पैसिफिस्ट पॉलिसी की बात करता है। वो ये कहता है कि चाइना से हम, देखिए शुरुआत में तो नेहरू ने यही था कि सबको साथ में लेके चलो, और चाइना का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था, है ना। तो ये हिसाब किताब था। और 1962 आते आते बॉम्बडिला किसके पास चला गया? चाइना के पास चला गया। 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी है। हम इस समय डिसएडवांटेज हैं। अगर आप देखो तो जो बॉर्डर पोजीशनिंग है
वी आर नॉट एट एडवांटेज विथ चाइना, है ना, ये चीज है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहां पे जयशंकर बताते हैं कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की इस बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो पहली बात यह है कि जो एग्रीमेंट किए गए हैं, एग्रीमेंट कोई किया ही नहीं किया। एलएसी को कभी भी चाइना ने माना ही नहीं। 1993 1996 का जो एग्रीमेंट है, चाइना ने लगातार उसको वॉयलेट किया। तो हमको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय चाइना जो है वो भारत के खिलाफ काम कर रहा है। अब भारत को करना क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए यहां पे जैसे एस जयशंकर बताते हैं कि जो 2014, देखिए भाई अब एस जयशंकर सरकार के मंत्री, हालांकि न्यूट्रल, देखिए मैं तो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से पढ़ता हूं बुक, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता ही है कि एस जयशंकर तो एडवोकेट करेंगे ही करेंगे। लेकिन यह बात सच भी है कि नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से ये डेवलपमेंट्स ने तेजी आई है, वरना इससे पहले देखिए 2005 में 2005 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है जब चाइना का स्ट्रैटेजिक पार्टनर, और उस समय हमारे और चाइना के रिलेशन बढ़िया थे, उसका हमने दर्जा दिया, ठीक है ना। तो वही है, लेकिन यहां पे क्या है कि देखिए हमने वहां पे हमारा रहा स्ट्रैटेजिक पार्टनर, लेकिन 2013 के बाद से सब चला गया, सब निकल गया, बगल में फेंक दिया। यहां पे शी जिनपिंग ने प्लेन बना के उड़ा दिया। 2014 में फिर नरेंद्र मोदी आते हैं, उधर शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी का स्टैंड यही था कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊं। सेला पास जो बनाया वो एस जयशंकर एक इंटरव्यू में बोलते हैं बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था। ये इतना लेट इसको वेट करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाइना पर सॉफ्ट थे, वो कभी कड़े कदम उठाने ही नहीं चाहते थे। वही यहां पे बताते हैं कि आज जो ये कह रहे हैं कि चाइना से निपटो, इन्हीं लोगों की पॉलिसी की वजह से हम चाइना से दूर गए। मतलब दूर कह रहे हैं, चाइना हम पर हावी हो गया। तो ये समझना पड़ेगा हमको, राइट। और फिर यहां पे बताते हैं, देखिए ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं यहां पे कि हमने ग्रैटिट्यूड जो है वो समझता नहीं है, यूटिलिटी पे पूरी दुनिया काम करती है। वही कि नो फ्रेंड्स एंड नो एनिमी, ओनली यूटिलिटीज, सिर्फ इंटरेस्ट है। तो चाइना का इंटरेस्ट था भारत में, हमने तो ग्रैटिट्यूड दिखाया, हर तरीके से दिखाया, लेकिन चाइना ने इसकी इज्जत कभी नहीं की। तो यहां पे एक तो ये बोलते हैं कि देखिए यहां सिर्फ और सिर्फ भारत के पंगे नहीं है चाइना के साथ, यहां हर देश के पंगे हैं। तो एक तो यही रहेगा कि हम ग्लोबल जाएं। अब वहां पे क्वाड जो चैप्टर था, इसमें बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से हम अमेरिका से हम यहां पे जो है वो इंगेज कर सकते हैं। देखिए चाइना की एक दिक्कत, चाइना इस समय पूरी दुनिया में फैला हुआ है और ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप विश्वास नहीं करेंगे, यहां पे एस जयशंकर बताते कि चाइना को वेस्ट से तो वो आसानी से इंगेज हो जाए। चाइना ये तक बोला था उसने एक बार यूएसएसआर को निपटने के लिए, देखिए एस जयशंकर अपनी किताब में लिखते हैं, चाइना ने कहा था कि अमेरिका, यूरोप, ठीक है, और हम आ जाते हैं साथ में, हम तीन आ जाते हैं, पूरा वेस्ट और हम आ जाते हैं। इंडिया को चेक में रखने के लिए, इंडिया और जापान को अपनी औकात में रखने के लिए क्या करेंगे, हम पाकिस्तान का यूज करेंगे। यह चाइना का प्रस्ताव था 1970s में, जब 1976 में है ना रिचर्ड निक्सन जो है वो चाइना गए थे, पहली बार अमेरिकन चाइना गया, तो यह प्रस्ताव दिया था। तो चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं है वेस्ट से एंगेज करने में, ठीक है, आज भी। हालांकि वो तो अमेरिका का दिमाग खराब हो गया है, ऐसा कुछ हो गया है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि एक टाइम तो ऐसा था जब भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला था चाइना के साथ, एफटीए, ऐसा हिसाब किताब था। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि 2013 में दिक्कत हो गई। अब यहां पे 1950s जो फेज था, ये बिगिनर, उस समय भारत नया था, और इसमें एस जयशंकर, जवाहरलाल नेहरू कितनी गलती नहीं बताते, क्योंकि बोलते हैं कि देखिए नए पन में आपको पता नहीं होता कि कौन सा देश कैसा कर जाएगा, है ना। अगर हमको फ्यूचर पता हो, आपके भी बहुत सारे ऐसे डिसीजन होंगे जो आप रिग्रेट करते होंगे हमने क्यों ले लिए, और बहुत सारे ऐसे डिसीजन होंगे जिसमें आप बहुत प्राउड फील करते होंगे। तो उस समय भारत नया था। 1962 जब वॉर हुआ, 1963 आता है, चाइना ने पाकिस्तान के साथ इंगेज करना शुरू कर दिया। यहां से टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि पाकिस्तान से इंगेज करना शुरू किया। देखिए क्योंकि भारत उनके हाथ से गया, वॉर के बाद थोड़ी ना हम दोस्त रहेंगे, युद्ध के बाद भाड़ में जावे। लेकिन एक साल बाद चाइना को यह पता था कि ये एरिया मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजिक है। तो यहां पे चाइना जो है उसने पाकिस्तान के साथ जो है वो 1962 का एक टर्निंग पॉइंट रहा और पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाना शुरू किया। अब देखिए 1976 एक और बहुत काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, जब भारत ने एम्बेसडर, देखिए अब कब तक आप नाराज रहोगे, भारत ने एक दूसरे के साथ एम्बेसडर जो है वो एक्सचेंज किए। और 1954 में प्रधानमंत्री गए थे,
1988 में राजीव गांधी पहली बार चाइना जाते हैं। फिर हम ठीक 5 साल बाद 1980 से लेकर 2013 तक रिलेशन ठीक रहे हैं। 1975 से 2020 तक भारत और चीन के रिलेशन पीसफुल रहे हैं। 2 एग्रीमेंट 1993 और 1996 तक 2 ये एग्रीमेंट हमने साइन किए थे कि एलओसी को पहली बात आप रिकॉग्नाइज करेंगे, 15,000 से ज्यादा ट्रूप्स आप नहीं रखेंगे बॉर्डर पे, उससे ज्यादा नहीं। एक्चुअली यहां पे बताते हैं जो गलवान क्लैशेस हुए, एस जयशंकर बताते हैं 2020 में कि ये ट्रेडिशनल है, मतलब ट्रूप्स वहां पे आते हैं, ऐसा नहीं है वो अब कैंप बनाए हुए हैं, सीमा रेखा है उसके पार नहीं जाते हैं, लेकिन पेट्रोलिंग करते हैं फिर वापस कैंप में चले जाते हैं। 2020 में क्या हुआ कि चाइना पेट्रोलिंग करते करते आगे आ गया और उसके बाद फिर हमने करारा जवाब दिया, क्योंकि इस चैप्टर में लगातार एस जयशंकर गलवान क्लैश की बात करते हैं, क्योंकि उसमें भारत के जवान वीर गति को प्राप्त और दुगने जवान चाइना के मरे। तो ये एक ऐसा, ये पहली बार था जब, मतलब पहला ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था जब यहां पे जाने गई, आप समझ रहे हो, और तब से लेकर अभी तक बात हो रही है, लेकिन उसका कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं निकला है। तो ये यहां पे बात हुआ कि हमने चाइना के साथ रिश्ते अच्छे किए और फिर धीमे धीमे चाइना हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। यहां पे दिक्कत, हमने लगभग हमने बेचा कम, चाइना से खरीदा बहुत ज्यादा, लगातार खरीदते गए और पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बॉर्डर पे रही काफी समय तक। जब तक शी जिनपिंग नहीं आए थे तब तक अमन चैन बॉर्डर पे रहा, एलएसी में कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है ना। एक शेयर्ड ऑब्जेक्टिव हमको देखने को मिला कि हाँ ठीक है कि हमको चीजें साथ में करनी है, हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं तो हमको एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन वही है कि 2013 के बाद चीजें एकदम बदल गई, क्योंकि 2013 के बाद बॉर्डर पे लगातार कंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटीज, चाइना ने भयानक फौजें जो हैं जब से शी जिनपिंग आए हैं, और ये एस जयशंकर बताते हैं आज तक चाइना ने कभी इसका एक्सप्लेनेशन दिया ही नहीं है। आखिरकार क्यों हुआ, क्यों इतने ट्रूप्स जो है वो चाइना लगाता जा रहा है, क्यों इतनी रोड्स, जब भी हम पूछते हैं चाइना कभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता, यानी कि अनसर्टेन है। चाइना कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू एनीथिंग। उस चीज के लिए हमको तैयार करना है अपने आप को, जो इतने सालों से नहीं हो पाया वो अब होना है। टेलीकॉम से लेकर, मतलब बहुत सारे आईटी सेक्टर से लेकर, टेलीकॉम से लेकर, फार्मास्यूटिकल से लेकर, भारत स्टूडेंट बहुत चाइना में गए, ये सब ग्रो हुआ, लेकिन ये एक तरफा हुआ। चाइना से भयानक डेफिसिट है हमारा, भयानक। आज स्टार्टअप में हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश हो गए हैं, लेकिन चाइना से अभी भी बहुत पीछे हैं, उसको गैप को भरना पड़ेगा, राइट। अब ये कैसे होगा, यहां चाइना दोगलापन, एक तरफ तो चाइना कहता है, बहुत बिजनेस की बात करता है, बहुत कुछ कहता है कि अच्छा बिजनेस है, ट्रेड देते रहो हम, लेकिन दूसरी तरफ चाइना क्या करता है, दूसरी तरफ चाइना, यहां पे एक चैप्टर था, कहां चला गया, चलिए कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। दूसरी तरफ जो है वो चाइना मिलिट्री पैट बढ़ा रहा है, वो लगातार जो है बॉर्डर पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे कैसे चलेगा, 3 सॉल्यूशन बताते हैं, ये इस पे हमको अडिग रहना पड़ेगा। एक तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आप हमारी रिस्पेक्ट करो, हम आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अभी तक ही एक तरफा, भारत रिस्पेक्ट करता है, चाइना रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो जब तक इस पे काम नहीं होगा और इस पे दोनों ही देश काम करेंगे, प्रॉब्लम होगी। दूसरा, इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट क्या, म्यूचुअल इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट बिजनेस में है, एक तरफा बिजनेस नहीं होगा। हमारा इंटरेस्ट अगर एक अच्छी रोड बनाने में है तो अच्छी बात है, आप बनाइए। एक दूसरे का इंटरेस्ट, सिमिलर इंटरेस्ट है तो हम काम करेंगे। उसके बाद सेंसिटिविटी, अगर हम आपको लेके अच्छा कर रहे हैं, हम आपको अपर हैंड दे रहे हैं, तो आप भी हमको अपर हैंड दीजिए। रेसिप्रोसिटी जिसको बोलते हैं, कि जैसा हम आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं आप सेंसिटिव रहिए। जो भारत में क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आप उनको लेके सेंसिटिव रहिए। लेकिन ये तीनों जब तक नहीं होंगे तब तक प्रॉब्लम है, तब तक यहां पे कुछ हमको देखने को नहीं मिलेगा। सीपेक, चीन ने सीपेक लॉन्च किया भाई 2013 में, जब चाइना ने सीपेक अनाउंस किया तो ये बहुत दिक्कत थी भाई। चाइना ने कैसे दोगलापन किया, एक देखिए, चाइना ने एक तरफ तो बहुत कुछ बोला, हम बैठ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, लेकिन चाइना ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन में जो टेररिस्ट है, आतंकवादी, उनको ब्लॉक करने से मना कर दिया। सीपेक लॉन्च कर दिया, बीआरआई लॉन्च कर दिया, ठीक है। भारत में एनएसजी को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में एंट्री सिर्फ चाइना की वजह से रुकी। तो एक तरीके से आप बात तो कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरीके से आप सारे एंटी इंडिया काम कर रहे हो।
तो इसमें रिश्ते कैसे अच्छे होंगे, बल्कि हमने ऐसा नहीं किया। और साथ ही साथ आप मिलते भी रहते हो, एससीओ समिट में मिलते रहते हो, ब्रिक्स आरआईसी में मिलते रहते हो, यहां आप सब कर रहे हो, मिल रहे हो, हमसे बात कर रहे हो, लेकिन पीठ पीछे आप काम वो कर रहे हो जिससे भारत को गुस्सा है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2005 में तो बना दिया हमारे स्ट्रैटेजिक पार्टनर ने, भाई बहुत बड़ा तंगा होता है ये, लेकिन एक्चुअल में कौन कितना है वो साफ साफ समझ में आया। ठीक है, भारत ने कई बार, देखिए जैसे हम्बन तोता भारत ने चाइना ने खरीदा, ग्वादर चाइना ने मतलब एक तरीके से पाकिस्तान कॉलोनी हो गया, भारत ने इग्नोर किया। ये हम्बन तोता पे, ग्वादर पे श्रीलंका की खस्ता हालत का जो मेन रीजन है वो तो चाइना ही है ना, लेकिन उसके बावजूद भारत ने इग्नोर किया। अब नहीं होगा, तो वही बता रहे कि 2014 से नैरेटिव चेंज हुआ है। तो इसमें तो सबसे पहले आपको मिलिट्री जो है वो बनानी पड़ेगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मिलिट्री जो है जितना ज्यादा हो सके बढ़ाएं। मल्टीपोलर दुनिया से पहले आप मल्टीपोलर एशिया बनाएं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिलिट्री के साथ साथ आपको मिलिट्री तो बढ़ाइए, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल मिलिट्री बनाइए टेक्नोलॉजी के साथ। उसके बाद, क्योंकि यहां पे टेक्नोलॉजी और टैक्टिक्स इन दोनों पे बात करते हैं, टेक जितना ज्यादा हो सके टेक पे जाइए आप। टेक अच्छा होगा तो चीजें बहुत बेहतर होंगी। और टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी, अब यहां पे बॉर्डर्स को सिक्योर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज्यादा बनेगा, अगर चाइना ये नहीं करता तो हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जितना ज्यादा हम बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे हम उतना ही सिक्योर होते जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में तगड़ी डेवलपमेंट हो रही है। जो हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो लद्दाख में रोड्स बना रही है, ठीक है, वो वहां पे डेवलपमेंट कर रही है। चार धाम प्रोजेक्ट, हालांकि उसको इन्वायरमेंटल कंसर्न काफी है उसको लेकर, लेकिन वो प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। उसके बाद आत्मनिर्भर पे बताते हैं कि काम करना पड़ेगा। हम एक तरीके से बिजनेस में चाइना से बहुत पीछे हैं, हम बहुत कुछ खरीद रहे हैं। जब तक हम अपनी इंडस्ट्रीज नहीं बनाएंगे, जब तक हम घर में खुद चीजें नहीं पैदा करेंगे, तब तक कुछ यहाँ पे खास होगा नहीं। तो ये हमको समझना है कि चीन ऐसे ही आगे जो है वो बढ़ता रहेगा। एंड वी हैव टू प्रिपेयर। इसमें एक चैप्टर है, ये देख सकते हैं, प्रिपेयरिंग फॉर अ डिफिकल्ट एरा, कि ये एरा जो है ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि चाइना हर जगह घुसता जा रहा है, एवरीवेयर। और वो लड़के घुस रहा है, वो एग्रेसिवली घुस रहा है, क्योंकि देखिए उसके पास किसी की कमी नहीं है, उसके पास मिलिट्री है, उसके पास पैसे हैं, तो घुस जाएगा वो। जब इतनी ताकत किसी इंसान के पास होती है तो वो चौड़े होकर चलता है। लेकिन अगले इंसान के साथ अगर वो कमजोर है तुम दबा दोगे, लेकिन अगर वो तुम्हारे लेवल का है तो तुम्हारी हालत खराब होगी। तुम भी 10 बार सोचोगे कि यार इससे हम भिड़ूं मैं ना भिड़ूं। वही भारत को करना पड़ेगा, इंडिया को, क्योंकि देखिए एशिया में इस समय तो चाइना 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 का सके चल रहा है, लेकिन एशियन कंट्रीज चाहते हैं कि इंडिया एज अ अल्टरनेटिव आए। और अभी इंडिया काफी ताकतवर है, बट चाइना तक अभी थोड़ा लगेगा उसको टाइम पहुंचने में। जो जिस तरीके से चाइना का टेक डेवलप है, जो चाइना का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना रहा है, देखिए ग्राउंड रियलिटी ये बिल्कुल कुछ और है। अगर मान लीजिए भारत और चाइना युद्ध में आते तो आप मान के चलिए बहुत आसानी से भारत जीतेगा। आसानी से तो नहीं कि भारत जीतेगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज अलग है। भारत जो कैजुअलिटी होती है चाइना की, वो हमेशा 3 गुना ज्यादा होती है भारत से, ये भी बिल्कुल सच बात है। लेकिन टेक में चाइना आगे बढ़ता जा रहा है, और उसको काउंटर करने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चैप्टर में बेसिकली ये कंक्लूजन है चैप्टर का, ठीक है। और ये किताब आप पढ़ सकते हैं, है ना, अच्छी किताब है। अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशन समझना है, भारत के कंटेक्स्ट में समझना, भारत के नजरिए से समझना है, तो यू कैन बाय दिस बुक। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।